आगे बोल रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन केमिकल्स के ऊपर जो है ना, मतलब गैस के बारे में, गैस के बारे में जो है ना काफ़ी सारे कुछ थ्योरीज दिए हैं बहुत पुराने पुराने साइंटिस्ट ने। 100% एक्यूरेट नहीं है पर काफ़ी हद तक हमें समझाने की कोशिश करते हैं ये आसपास के गैसेस के बारे में ओवरऑल। ठीक है, क्या बता रहे हैं पहले कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास जो है ना कंजर्व है, उसे आप तोड़ नहीं सकते ना ही बना सकते हैं। ये अपने हिसाब से अपने टाइम पे सही थे और 99% टाइम जो है ये सही बात कर रहे होते हैं, पर कहीं 1% जो है ना 0.1% ज़रा सा चेंज आ जाता है। क्यों? कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि मास कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि मास एनर्जी जो है पूरी तरह से मास में भी कन्वर्ट होता है। जिसमें एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जहाँ पे होती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन हो या न्यूक्लियर फिजन हो, यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि एनर्जी जो है ना चेंज हो जाती है पूरी तरह से, मास जो है चेंज हो जाता है पूरी तरह से एनर्जी के अंदर। ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब इसीलिए तो होते हैं, वो आपका आइंस्टीन का फॉर्मूला था E=mc², वहाँ पे जो है मास किस चीज़ का बदल गया, वो मास जो कि पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया हो। ठीक है, उसी के बेसिस पे अलग अलग तरह के एटॉमिक बॉम्ब्स बने होते हैं। ठीक है, और ये जो स्टार्स होते हैं वहाँ पे फ्यूजन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, वो सब कैसे होती है, वो सब भी इस हिसाब से होती है कि एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, वो सब कैसे होते हैं वो सब आगे जो है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आप पढ़िएगा। फिलहाल जो है आप समझ लिए कि ये बात काफ़ी हद तक सही है, 99% ये बात बिल्कुल सही है कि आप मास को नॉर्मल आप चाय वाय बनाएंगे ना, तो उसमें तो कोई भी मास को आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करते, बस थोड़ा सा मास इधर उधर उड़ जाता है, चेंज हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, पर कभी भी बर्बाद नहीं होता, ख़त्म नहीं होता वो चीज़। जितना मास पहले है अब भी उतना ही मास रहने वाला है। ठीक है, यू कैन नेवर क्रिएट और डिस्ट्रॉय मास या फिर मैटर। आगे बोल रहे हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है। क्या बोल रहे हैं कि आप जो है पानी ले लीजिए, चाहे आप जो है नाली का पानी लें, चाहे आप जो है हिमालय का पानी लें, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, एक एटम होगा ऑक्सीजन का। बाय मास अगर हम बात करें तो 18 ग्राम में 2 ग्राम होगा आपका हाइड्रोजन और 16 ग्राम होगा ऑक्सीजन। हमेशा हमेशा मतलब हमेशा पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पे भी ढूंढ लीजिए, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ भी देखी थी, क्या बोला था कि एक इन्होंने कंपाउंड देखा था नेचुरली जो पाया जाता था और एक सिंथेटिक जो बनाया गया था कहीं से कंपाउंड, दोनों को देखा गया, दोनों के अंदर सेम प्रोपोर्शन दिख रहे थे। बाय मास जो कॉपर इतना % था, कार्बन इतना % था, ऑक्सीजन इतना % था, हर जगह सेम था। इन्होंने इसी हिसाब से आइडिया बनाया है कि जो चीज़ जो कंपाउंड होता है ना उसके अंदर वो चीज़ फिक्स होती है अमाउंट में, ना तो बढ़ती ना वो घटती। अगर उसे हम बढ़ाएंगे घटाएंगे ना तो फिर वो कंपाउंड कुछ और ही बन जाएगा, वो कंपाउंड नहीं रहेगा। फिर मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अंदर आप जो है ऑक्सीजन के अमाउंट को कम कर देंगे ना तो कार्बन मोनोक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा फिर वो। तो इसलिए हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे भी देखें तो आप समझ जाइएगा कि इसके अंदर 2 एटम होंगे ऑक्सीजन के, 1 एटम होगा कार्बन का। या फिर बाय मास अगर हम बात करें तो हर 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन ही होंगे हमेशा और 32 ग्राम ऑक्सीजन ही होगा हमेशा। ठीक है, यही है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यहाँ पर लिखा हुआ भी यही स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट्स बाय वेट। समझ गए आप? आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोल रहा है कि कोई कंपाउंड बन रहा है तो ज़रूरी थोड़ी है 2 एटम से मिल के बन रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम से, ज़रूरी नहीं है वो खाली एक ही एटम बनाए, अलग अलग तरह के एटम भी बना सकता है। जैसे पानी जो है 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलके 18 ग्राम पानी बनता है, ज़रूरी थोड़ी ऐसा। जैसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 एटम जो है हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का मिलके पानी बनाता है, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खाली यही थोड़ी बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाते हैं कभी कभी। उसमें क्या होता है 2 होते हैं हाइड्रोजन के एटम और 2 ही होते हैं ऑक्सीजन के एटम, तो 2 मिलकर जो है बना लेते हैं H2O2। ठीक है, तो इसी को बोल देते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि जो अलग अलग एटम्स हैं मिलकर खाली एक ही कंपाउंड नहीं बनाएंगे, अलग अलग कंपाउंड भी बना सकते हैं। बना रहा है देखिए यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। देखिए ये चीज़ जो है समझेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, कभी कभार कंफ्यूजन भी हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट वही बात लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन गैस के लिए बोल दी, सेम टू सेम वो चीज़ उठाई और कॉपी पेस्ट कर दी गैस के लिए। क्या बोला इन्होंने कि आप जो है सेम अमाउंट में कोई भी लिक्विड लेंगे अलग अलग तरह के, तो जो चीज़ बनेगी ना तो हमेशा वही चीज़ बनेगी, वो कोई और नई चीज़ नहीं बनने वाली। तो मतलब बेसिक इंट्यूशन होती है ना, बेसिक कॉमन सेंस, वही चीज़ उन्होंने कह दी कि अलग अलग जो भी 2 चीज़ों को आप मिक्स करिए, अलग अलग गैसेस को, ठीक है, सेम अमाउंट में अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे तो सेम चीज़ बनेगी, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं बनेगी। तो वही वो तो पता है हमें, सेम ही बनने वाला है, कहाँ अलग थोड़ी बनेगी कोई चीज़। जैसे कि हाइड्रोजन बोल रहे हैं कि 100 ml हाइड्रोजन ले लिए, 100 ml ऑक्सीजन लिए, तो 100 ml आपका पानी बनेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं भाई 150 बनना चाहिए था, यहाँ से बिल्कुल वॉल्यूम जब ऐड हो रहा है तो 150 बनना चाहिए था। तो अबे नहीं,
100 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि गैस का जो वॉल्यूम है ना, वो ऐसे काम नहीं करता कि आपने इतना वॉल्यूम इसके साथ मिला दिया, दूसरा वॉल्यूम ऐसे मिला दिया तो उसका दोनों का प्लस होकर इतना वॉल्यूम बनेगा। ऐसे काम नहीं करता गैस। अगर गैस का आपस में रिएक्शन हो गया और वो दोनों चिपक गए ना, तो एक को पूरी तरह से दूसरा वाला कंज्यूम कर जाएगा, ठीक है, एक को पूरी तरह से दूसरा वाला कंज्यूम कर जाएगा। फिर उसके बाद कैसे, और वो कंज्यूम कैसे करेगा, वो उसके कंपाउंड के फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि वो फाइनल वॉल्यूम कितना आना है। जैसे यहाँ पर जो है ना, असल में जो भी गैस होती है उसके वॉल्यूम ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें जितना सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ एटम्स फिट होते हैं हमेशा हमेशा, चाहे वो बड़े से बड़ा एटम हो, छोटे से छोटा एटम हो, चाहे वो एटम की जगह वो मॉलिक्यूल हो, और मॉलिक्यूल में बड़े से बड़ा मॉलिक्यूल हो या छोटे से छोटा मॉलिक्यूल हो, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ एटम या कंपाउंड या मॉलिक्यूल ही फिट होंगे, चाहे वो बड़े से बड़ा हो चाहे छोटे छोटा हो, कोई सा भी चीज़, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल इनका जो है ना, कहें तो साइज़ बहुत बहुत ही माइन्यूट होता है, छोटा। इन दोनों अलग अलग तरह के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच की दूरी होती है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है ओवरऑल। तो जगह बहुत लेते हैं गैस, होते बहुत बहुत ज़रा से। तो इसका डबल भी कर दोगे, चौबल भी कर दोगे, 10 लाख गुना भी कर दोगे ना, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि वो ओवरऑल इतना बड़ा टंकी में रखोगे ना, तो उसमें बस इतनी सी जगह ही घेरेंगे वो ओवरऑल। वो तो बस फैले रहते हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा जगह लेते हैं। तो इसलिए वो ओवरऑल एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर वो डबल तिवन 4 गुना 5 गुना बड़े भी हो जाए ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। आगे क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने 100 ml हाइड्रोजन मिलाया और 50 ml ऑक्सीजन बनाया, तो 100 ml पानी बनेगा आपका, ठीक है। वैसे ही बोल रहे हैं कि अगर आपको मान लीजिए 200 ml पानी बनाना हो, तो इसका डबल ले लिया ऑक्सीजन और डबल ले लिया हाइड्रोजन, डबल बन जाएगा आपका। यही कहा इन्होंने, और कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल इतनी सी बात, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जो भी केमिकल प्रोड्यूस होगा इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, ठीक है, प्रोवाइड ऑल गैसेज आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। हाँ, ये चीज़ जो भी चीज़ मैंने बताई है, सबको सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखना। ऐसा नहीं कि आपने ऑक्सीजन तो ले लिया 0 डिग्री पे और ऑक्सीजन ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री पे तो बचेगा भी नहीं ऑक्सीजन, मतलब बहुत ज़्यादा जगह फैल जाएगा, बहुत ज़्यादा वो, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, सबको सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रखना है, तब वो चीज़ उतनी ही बनाएगी जितनी बननी चाहिए, मतलब सेम अमाउंट मिलकर सेम अमाउंट में बनाएगा जैसा हमेशा बनाता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इन गैस है ये, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं ये, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। क्यों? क्या बोल रहे हैं ये, बहुत ही आसान चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई कि गैस चाहे कोई सी भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप आर्गन लीजिए, चाहे ऑक्सीजन ले लिए, चाहे नाइट्रोजन का गैस ले लिए, चाहे आप कुछ भी गैस ले लीजिए। गैस क्या, आप मॉलिक्यूल ले लिया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले लिया, बड़े से बड़े प्रोटीन का मॉलिक्यूल ले लिया आप, वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम या क्या कहते हैं कंपाउंड या मॉलिक्यूल, जो भी आप कहना चाहें, उतने ही आएंगे उसके अंदर एंटिटी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी, कम नहीं आएगी, ठीक है। बोल रहे हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस इज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इतनी सी बात है, बस बेसिक सी। समझने में अगर देखेंगे तो समझने में थोड़ा और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कोई आपको बोले कि 1 लीटर वाले 3 सिलेंडर है, ठीक है, 1 लीटर वाले 3 सिलेंडर हैं, एक में भरा है आर्गन, एक में भरा है ऑक्सीजन, एक में भरा है नाइट्रोजन, ठीक है। तो आप बोलेंगे बताओ तीनों में क्या सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सेम है, ठीक है। कोई दूसरा आ जाए कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको, क्यों भाई, ऑक्सीजन का तो एटॉमिक मास कम होता है जबकि आर्गन का ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से नहीं लगना चाहिए जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, जिसका रेडियस भी ज़्यादा है, जिसका रेडियस ज़्यादा हो, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा हो, वो तो कम ही फिट आएगा ना सेम जगह में। तो आप बोलोगे हाँ यार ये तो बात तो है, तो एवोगाड्रो ने क्या गलत बताया था क्या? उन्होंने ये चीज़ सोची नहीं होगी शायद, जवाब है नहीं, सोचा था उन्होंने, तभी बोला ये चीज़ कि चाहे आप बड़े से बड़ा एटम ले लो, बड़े से बड़ा मॉलिक्यूल ले लो, चाहे आप एटम तो छोड़ो, बड़े से बड़ा मॉलिक्यूल ले लो, वो तो एटम से भी कई 100 गुना बड़ा होता है, वो भी लोगे ना तो सेम एंटिटी में ही आएगा, वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही आएंगे उसके अंदर, ज़्यादा नहीं होने वाले, ना कम होंगे। चाहे तुम छोटे से छोटा एटम ले लो हाइड्रोजन, चाहे बड़े से बड़ा एटम ले लो प्लूटोनियम, सब के गैस इक्वल नंबर में आएंगे किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में। 1 लीटर में अगर मान लो कि 1 लाख एटम आएंगे ना, 1 लाख मॉलिक्यूल आएंगे आर्गन के, तो 1 लाख मॉलिक्यूल आएंगे ऑक्सीजन के और 1 लाख मॉलिक्यूल ही आएंगे नाइट्रोजन के, ठीक है। और 1 लाख मॉलिक्यूल ही आएंगे प्लूटोनियम के भी, जबकि वो सबसे पीरियड टेबल में सबसे भारी एटम है उसका, ठीक है, उसके भी उतने ही आएंगे, कोई ज़्यादा नहीं होगा कोई कम नहीं होगा। यहाँ तक कि आप ग्लूकोज के एटम ले आइए, मॉलिक्यूल ले आइए, वो तो बहुत ही भारी होता है, 180 उसका एटॉमिक वेट होता है। ग्लूकोज क्या, उससे भी
जो बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं जिनका 500 600 जिनका एटॉमिक वेट होता है, उनको भी ले आएंगे ना, उसको भी भर देंगे, तो भी उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही मिलेगा, नहीं ज़्यादा होने वाला। ठीक है, वो वाला यहाँ पे लॉजिक नहीं चलता कि ये चीज़ तो साइज़ में बड़ा है तो कम फिट होगा उतने वॉल्यूम के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका ओवरऑल वॉल्यूम मैंने बताया गैस के चेम्बर के मुकाबले बहुत छोटा सा होगा, सब मिलने के बाद भी। ठीक है, वो एक जगह बैठा थोड़ी रहता, वो तो फैल जाता है ना बहुत ज़्यादा, उनके बीच में गैप इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनका इंडिविजुअल लेवल पे उसका साइज़ कितना भी बड़ा कर लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? चलिए अब आपके लिए एक सवाल है बहुत अच्छा, क्या कि दो यहाँ पे कंटेनर है, ये कोई और कंटेनर नहीं मिला था शायद ये। ठीक है, इसमें से अब ये मत सोचना है लॉजिक मत लाने लग जा रहा है कि यहाँ से स्केप कर जाएंगे सारे मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आप बताइए कि इसके अंदर ये सेम वॉल्यूम है, मान लीजिए कि दोनों 1-1 लीटर के हैं, इसके अंदर भरा है हाइड्रोजन गैस और इसके अंदर भरी है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस। बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में ज़्यादा होंगे? सोचिए सोचिए। तो इसमें कुछ ने बोला होगा कि सेम होंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें होंगे। कुछ लोगों ने थोड़ा और जो है दिमाग लगाया होगा, ठीक है, कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका वेट होता है बहुत ही कम, है ना, 2 U के इतना होता है। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का हर एक मॉलिक्यूल होता है 44 U का। 44 U तो बहुत ज़्यादा होते हैं 2 U से। ठीक है, वेट में ज़्यादा, ओवरऑल साइज़ में भी ज़्यादा। ऑक्सीजन का एटम बड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड का एटम बड़ा होता है साइज़ में। पूरा अगर मॉलिक्यूल देखेंगे तो इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से तो बहुत बहुत बड़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। जब इतना बड़ा है तो ओवरऑल जितना सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे यहाँ पे कार्बन H2 के, उसके मुकाबले तो काफ़ी कम आएंगे CO2 के मॉलिक्यूल इस वाले चेम्बर में। तो जिन्होंने भी ऐसा दिमाग लगाया है वो गलत लगाया है। गलत इसलिए क्योंकि चाहे कितना भी बड़ा हो जाए H2 के मुकाबले CO2 का मॉलिक्यूल, इस थैले के मुकाबले वो बहुत बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस लाएगा, इतना माइन्यूट सा डिफरेंस लाएगा कि ऐसा नहीं होगा कि एक भी एटम इसका ज़्यादा आ जाए इसके अंदर फिट हो जाए। ठीक है, या कम फिट होगा, उसके लिए जगह सबके लिए उतनी होगी, क्योंकि 2 CO2 मॉलिक्यूल्स के बीच का डिफरेंस मायने रखता है। ये चीज़ मायने नहीं रखती कि CO2 अपने आप में कितना बड़ा है, अपने आप में तो बड़ा है ही नहीं, बहुत बहुत माइन्यूट है इस चेम्बर के हिसाब से। और H2 जो बहुत छोटा है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि H2 के मॉलिक्यूल्स भी सेम उतनी डिस्टेंस पे रहते हैं जितने कि CO2 के मॉलिक्यूल्स दो आपस में। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं ना, या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये करते हैं सारे गैस इसी तरीके से बिहेव करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस वाले थैले में आएंगे H2 के, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स CO2 के इस वाले थैले में आएंगे। इसमें 1 लाख आएंगे तो इसमें भी 1 लाख आएंगे। ऐसा नहीं कि CO2 का मॉलिक्यूल बड़ा है इसलिए यहाँ पे सिर्फ 50,000 आएंगे या 30,000 आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से मैंने पका दिया आपको इस चीज़ पे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अच्छा देख लीजिए, यहाँ पर ये चीज़ समझा रखी है कि क्यों 2 वॉल्यूम जब हम लेते हैं हाइड्रोजन का और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का, तो ये 3 गुना क्यों नहीं हो जाता, इन तीनों के वॉल्यूम के बराबर क्यों नहीं हो जाता ये? ठीक है, 3 वॉल्यूम होना चाहिए यहाँ पे वाटर वेपर्स, सिर्फ 2 ही रहता है। इसलिए क्योंकि एक वॉल्यूम जो है ना ऑक्सीजन, इस दोनों वॉल्यूम के साथ मिक्स हो जाता है, इन सब के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो फिर डिसिपेट हो गया, वो अंदर ही मतलब घुल गया वो उसके, अब नहीं है, उसके लिए अलग से वॉल्यूम की जरूरत नहीं होती, जगह में फिट आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखना है ना, जितने एटम्स हैं ये हाइड्रोजन के, उतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है ना, समझ रहे हैं? ऐसे समझ लिए आप कि यहाँ पे H2 प्रेजेंट है, जितने मॉलिक्यूल्स भी होंगे, है ना, एक वॉल्यूम है मान लो, और यहाँ पे भी H2 है 1 वॉल्यूम। ठीक है, मतलब 1 वॉल्यूम भरा हुआ है। यहाँ पे O2 है 1 वॉल्यूम भरा हुआ। अब तीनों मिला के क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, एक ऑक्सीजन ही काफ़ी है एक H2 के लिए। ठीक है, और बाकी का दूसरा वाला O काफ़ी है दूसरे वाले H2 के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो एक ही जो है पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा दोनों के साथ, और जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन दोनों का मिला के उतना ही टोटल जो है आपका वॉल्यूम आया फाइनल में। इसको हम नहीं गिनेंगे O2 को इस फाइनल वॉल्यूम के अंदर। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिक्स हो गए, दोनों के साथ ये जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल था ना यहाँ पे, ये एक बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बन गया है H2O का, समझ गए? और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने बने उससे फ़र्क पड़ना चाहिए था कि कितना बड़ा बनता है ये कंटेनर, कितना ज़्यादा जगह घेरता है इसके अंदर। तो कितने बन रहे हैं H2O के मॉलिक्यूल? जितने ये दोनों मॉलिक्यूल है ना उतने ही बन रहे हैं एग्जैक्टली। 2H2O बनेगा यहाँ पे, 2H2O, यहाँ पे H2 प्लस O2 मिला के 2H2O बनता है। यकीन नहीं आ रहा तो स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से आप जो है फॉर्मूला लिख के देख लिए, यही आ रहा है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं H2 के यहाँ पे प्रेजेंट, दोनों को मिला के उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनने हैं H2O के, और इसीलिए उतना ही वॉल्यूम घेर रहा है ये। ठीक है, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता कि बड़े से बड़ा मॉलिक्यूल है छोटे से छोटा, सेम वॉल्यूम के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उसके। ठीक है, अब ये लास्ट बार बोल रहा हूँ ये चीज़ में। ठीक है,
देखिए आगे देख लेते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बिल्कुल ही बेसिक सा है बच्चों वाला, कुछ इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि मैटर, देखिए 1808 में डाल्टन ने एक जो है बात कही थी एटम्स के बारे में, कि उस टाइम पे तो ज़्यादा समझ में आता नहीं था लोगों को एटम के बारे में, तो इतना ही बोल दिया तो ये बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने कहा था कि जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में वो सब जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बनी है मिलके, जिसको बोलते हैं एटम, और एटम इंडिविजिबल और तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि गलत है बात पूरी तरह से। एटम्स को तो हम हमेशा रेगुलर बेसिस पे तोड़ते रहते हैं। आगे बोल रहे हैं ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़, कि किसी भी एटम की जो है ना सेम तरह की प्रॉपर्टी आती है, वजह से जितने भी एटम होंगे, जितने भी हाइड्रोजन के एटम है ब्रह्मांड के अंदर, सबके अंदर सेम तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाएगी। बिल्कुल सही बात बोली। इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, सही बात है, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स का जो है अलग अलग मास होता है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। आगे बोल रहे हैं कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स रेशियो, सही बात है, अलग अलग तरह के कंपाउंड मिक्स होते हैं तभी तो, अलग अलग तरह के एटम मिक्स होते हैं तभी तो एक कंपाउंड बनता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बना लेते हैं। आगे बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, केमिकल रिएक्शन के अंदर होता क्या है, रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं एटम्स, कभी किसी के साथ जुड़े हुए थे तो फिर टूट कर कहीं और मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एटम्स ना ही क्रिएट करे जाते हैं ना तोड़े जाते हैं, नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है।